बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कामरान इलियास लॉ चैम्बर। तो तोशाखाना के केस की जजमेंट आ गई है, जिसके अंदर इमरान खान साहब को कन्विक्ट कर दिया गया है। उसके ऊपर काफ़ी दोस्तों के सवालात थे कि क्या ये मामला अपीलेबल है या नहीं। देखें, ये मामला अपीलेबल है, इसके ऊपर अपील हो सकती है। और उस जजमेंट को मैंने पढ़ा है और उसी के अंदर से कुछ ऐसे पॉइंट जिस पर मैं समझता हूँ कि शायद ये अपील में लेके जाएं, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, इसके अंदर जब लकूनास छोड़ दिए जाते हैं तो वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है। मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली केस हुआ था नवाज़ शरीफ साहब का, जिसके ऊपर जजमेंट दी थी साकिब निसार साहब ने। उसके ऊपर भी मेरी सख्त ऑब्जर्वेशन थी, जो कि मैंने अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर उस टाइम डाली थी, जिसे बाद में टेकअप किया था लॉयर्स ने भी, और मुख्तलिफ जगह पे उनके ऊपर बातचीत होती रही थी। तो शुरू करते हैं जी ये जजमेंट। तो सबसे पहली जो बात की गई वो थी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर। मेंटेनेबिलिटी के ऊपर लिखा गया कि ये आर्ग्यू नहीं हुई, इसके लिए इस वजह से इसे डिसमिस किया जाता है। तो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो पीटीआई के वकला हजरात हैं, उनका कहना यह है कि हमें आर्ग्यू करने का मौका नहीं दिया गया। तो शायद ये पॉइंट वो लेके जाएं अपील के अंदर। और उसके बाद इस ट्रायल के अंदर बेसिकली दो ही क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन ये था कि एक्यूज़ ने फॉल्स डिक्लेरेशन मेक की है, और दूसरे नंबर पे कि एक्यूज़ ने हाइड किए हैं वो बेनिफिट जो उन्होंने सरकारी ख़जाने से हासिल किए थे, और इन्हें उन्होंने हाइड किया है विलफुली एंड इंटेंशनली। इसी के ऊपर पूरा केस था। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इन फ्यूचर मेरा कोई भी व्लॉग आता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए, और आप अपने क्वेश्चन लाजमी पूछेंगे। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, जो पहली बात हमें सिखाई जाती है जी बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में, कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है ये हमेशा जो बंदा अलेज करता है उसी ने प्रूव करना होता है। और इस पे तो इन लीगल प्रोसीडिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ टिपिकली फॉल्स ऑन अ पार्टी मेकिंग एन असर्शन और सीकिंग टू प्रूव अ फैक्ट। दिस कैन बी द प्रोसिक्यूशन इन अ क्रिमिनल ट्रायल और द प्लेंटिफ इन सिविल लॉ सूट। The burden requires that the party presenting the case must offer enough credible evidence to convince the trier of fact, a judge or jury, that their claim is more likely to be true than not. The standard of proof may vary depending on the type of case, ranging from beyond a reasonable doubt in criminal cases to a preponderance of evidence in civil cases. तो बात वही होगी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, जो बंदा केस लेके आता है। इन दिस केस इट वाज ऑन द कंप्लेनेंट। और जैसे कि यहाँ पे जिक्र है कि एक्यूज ने मेंशन की थी कॉस्ट ऑफ द गिफ्ट विद द टाइटल प्रेशियस आइटम्स इन फॉर्म बी। अब फॉर्म बी के अंदर प्रेशियस आइटम्स का कोई हेड मौजूद नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये तो फिर उनकी बोनाफाइड ही हुई कि उन्होंने प्रेशियस आइटम्स का खाना बना के उसके अंदर कॉस्ट लिख दी। अब ये कॉस्ट इधर नहीं लिखी, उधर नहीं लिखी, दूसरी जगह पे नहीं लिखी, ये एक अलग बहस है। फिर उसके बाद मेरा ये कहना है कि जितने भी एग्जिबिट्स इस जजमेंट के अंदर जिनका हवाला दिया गया, उसके अंदर किसी कोरैबोरेटिव एविडेंस का रिगार्डिंग द सेल एंड परचेज ऑफ तोशाखाना गिफ्ट्स, उसका कोई कोरैबोरेटिव एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का हवाला नहीं दिया गया किसी भी एग्जिबिट में, जो कि इस केस के अंदर पिवटल था, कि सारा केस ही रिवॉल्व उसी के गिर्द कर रहा था। और अब हम काफ़ी जगह पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का हवाला दिया गया है, जैसे कि पैराग्राफ नंबर 24 का, इसके अंदर लिखा गया है कि द एलिगेशंस हैव बीन सेट फोर्थ आर इंटायरली सिंपल एंड आर बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जजमेंट के अंदर डिपिक्ट नहीं हो रहा कि ये तो इस जजमेंट के अंदर कहाँ पे उसका जिक्र है कि ये उसकी प्राइस थी जिसका ये एविडेंस लेके आए हैं कंप्लेनेंट्स। ऐसी बात नहीं है। उधर तो सिर्फ वो उसका एविडेंस है जो कि एक्यूज्ड ने प्रोवाइड किया। पैराग्राफ नंबर 26 के ऊपर हम चले जाते हैं। इसके अंदर बात की गई है कैबिनेट डिवीज़न की। अब मेरा सवाल ये है जी कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तो एट दैट टाइम व्हेन ही वाज गेटिंग दोज गिफ्ट्स फ्रॉम तोशाखाना, तो क्या उन गिफ्ट्स की वैल्यूएशन हुई? उन्हें बताया गया कि इनकी वैल्यू ये है? अगर बताया गया तो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहाँ है?
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन शेप ऑफ कोई लेटर या कुछ जो कि इमरान खान साहब उस टाइम जब वज़ीर आज़म थे उस टाइम उन्हें दिया गया हो। फिर पैराग्राफ 33 है। अच्छा, पैराग्राफ 33 के अंदर भी ये एक दो पार्टीज़ के दरमियान एक डिबेटेबल बात है, उसका जिक्र किया गया है कि कंप्लेनेंट का केस क्या है और एक्यूज़ का क्लेम क्या है। इसके अंदर तो जो बात समझ आती है वो ये आती है कि ये एक्यूज़ की तरफ से एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने किसी फैक्ट को सप्रेस कर दी है। उसे सप्रेस करने के लिए उस चीज़ को साबित करना ज़रूरी है, वो साबित होगी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ। ये बात नहीं होती कि इस चीज़ की इतनी कीमत है और हमें फ़लाँ जगह से पता चला है। ये तो हेयर से एविडेंस हो गया। क्या ऐसे ट्रायल में आप हेयर से एविडेंस के ऊपर रिलाई करेंगे? बिल्कुल नहीं। और उसके बाद पैरा 34 का पार्ट 3 जो है उसके अंदर ये बात लिखी गई है, A perusal of Form B shows that it does not contain any column or head of precious items. Rather, this head was added into the standard form by the accused. तो उन्होंने अगर प्रेशियस आइटम का एक हेड बना के उसके अंदर वो वाली अमाउंट लिख दी, तो ये तो बात वही होगी है कि उन्होंने इधर क्यों लिखा, दूसरी साइड पे क्यों नहीं लिखा। तो इसके ऊपर तो आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने किसी फैक्ट को सप्रेस किया है। तो अब बात फिर दोबारा वही आ जाती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर। फिर पैरा 35 के अंदर जिक्र किया गया जी कि उन्होंने अपनी 4 बकरियों को भी अपने एसेट्स के अंदर डिक्लेयर किया है। तो मैं तो समझता हूँ जी कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी इतनी माइनर सी चीज़ को भी डिक्लेयर कर दिया है एज हिज एसेट्स। इसे हम अदर वे राउंड अगर देखें तो बात ये है कि एक बंदा अपनी छोटी से छोटी चीज़ को भी डिक्लेयर कर रहा है, तो वो फिर मतलब यहाँ पे तो उसकी बोनाफाइड ही है ना। हाँ, ये बात हो सकती है कि वो बकरियाँ, उनमें शायद एक आध बकरा भी हो, तो कल को उनके कुछ मज़ीद बकरियाँ हो सकती थी उसमें, तो वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। ये वही बात है कि वो तनख्वाह जो कि रिसीव हो सकती थी लेकिन रिसीव नहीं की गई, ये उसी तरह की बात बन सकती थी और उसके ऊपर कन्विक्शन के ऊपर किसी को इतराज़ नहीं होता और अपीलेबल भी ना होता शायद। पैराग्राफ 36 के अंदर कोई एविडेंस जो इस जजमेंट के अंदर एग्जिबिट जिनका हवाला दिया है उसके अंदर उसकी सेलिंग कॉस्ट, उसकी जिस कीमत पर वो बेचा गया उसका कोई एविडेंस कंप्लेनेंट की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया गया। इट वॉज सोल्ड एट ह्यूज प्रॉफिट की अगर बात की जाती है तो उसका एविडेंस देना चाहिए। वो एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया गया, तो फिर अगर आप एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे तो जो एविडेंस एक्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है फिर उस पर यकीन। पहली बात तो ये है कि एक्यूज़ का काम ही नहीं है एविडेंस प्रोवाइड करना। एक्यूज़ का काम सिर्फ अपने आप को डिफेंड करना है। एविडेंस सारा का सारा जो है वो प्रोसिक्यूशन ने या कंप्लेनेंट ने प्रोवाइड करना होता है। और अगर वो एविडेंस कर रहा है प्रोवाइड तो आप उसके रिबटल में कुछ लेके आए, लेकिन अगर आप रिबटल में नहीं लेके आते तो फिर तो उसे मानना पड़ता है जी। और पैराग्राफ 38 विच इज़ द लास्ट पैरा ऑफ दिस जजमेंट, इसे शुरू ही किया गया है ऐसे कि दिस कोर्ट फाइंड्स इट मोर देन कन्विंसिंग दैट द कंप्लेनेंट हैज प्रोड्यूस्ड confidence inspiring, well knitted and corroborated evidence, and so the charge against the accused has successfully been proved that accused has committed offense of corrupt practices. corroborative evidence की जब हम इधर बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा corroborative evidence वही डॉक्यूमेंट था, वही रसीद थी जो कि शो करनी थी। मे बी ये रसीद वहाँ पे किसी एग्जिबिट में मौजूद हो, लेकिन वो यहाँ इस जजमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। जब इस जजमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो डेफिनेटली इसके ऊपर अपील की जा सकती है। इट इज़ चैलेंजेबल। होपफुली इससे ज़्यादा पॉइंट्स भी लोगों को मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लेकिन जाने से पहले काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। थैंक यू।